हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, देखिए आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपकी बेसिक ग्रामर है, हिंदी की बेसिक ग्रामर है। जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे आपका गद्यांश दे दिया और कविता दे दी, उसमें से क्वेश्चन निकालने होते हैं ना, तो उसमें ही जो आपका गद्यांश में कोई एक वाक्य उठा लेंगे, कोई एक शब्द उठा लेंगे और उसमें से पूछेंगे कि आपका ये कौन सा उपसर्ग है या कौन सा अलंकार है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत लेंथी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर इतना नहीं है कि 1 से 2 वीडियो में हम कवर कर पाएँ। लेकिन जो आपकी सीटेट में ग्रामर पूछी जाती है वो एक लिमिटेड होती है, तो हम लोग उतने ही टॉपिक पढ़ेंगे, उसी तरीके से पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं। उसे ये नहीं कि बहुत चीज़ें रट्टा मारनी है या बहुत चीज़ों को याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और कुछ चीज़ें जो बच गई हैं यानी शेष रह गई हैं वो सेकेंड वीडियो में कवर कर लेंगे, आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। जैसे ये चीज़ जब भी हम इस तरह का उपसर्ग और प्रत्यय आता है तो आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। आज भी वो ट्रिक हम रिपीट करेंगे। देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे, उपसर्ग मतलब आगे हो जाता है। ठीक है ना? उपसर्ग मतलब आगे हो जाता है और प्रत्यय मतलब पीछे हो जाता है। प्रत्यय मतलब पीछे हो जाता है। तो जो शब्द आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, शब्द में बदलाव करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो उपसर्ग हो जाते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उपसर्ग जैसे रिक्त में क्या जुड़ा? तो अति। तो क्या है, हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? हम लोग उपसर्ग मतलब आगे, आगे जो चीज़ जुड़नी है तो वो देख लेते हैं। जैसे रिक्त में अति जुड़ा, तो अति प्लस रिक्त तो क्या हो गया? अतिरिक्त, अतिरिक्त। अब इसमें आपको अगर बोल दिया जाए या मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि आप इसमें उपसर्ग निकालें, तो आप उसका उपसर्ग आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि अति आपका उपसर्ग हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग आपका आगे लगता है। और अगर आपसे प्रत्यय पूछ ले जाए, अभी जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो आपका प्रत्यय होगा, तो उस पर भी हम चर्चा करते चलते हैं। तो आपका अगर प्रत्यय पूछ लिया जाए या आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो प्रत्यय मतलब पीछे होता है, तो अतिरिक्त में अति आपका उपसर्ग हो जाता है। उसके बाद अधिकार, अधि प्लस कार, तो अधि प्लस कार तो अधिकार हो जाता है। इसमें आपका देखिए उपसर्ग क्या हो जाता है? तो इसमें आपका उपसर्ग अधि हो जाता है। फिर आपका उपदेश है, तो उप प्लस देश, तो उपदेश हो जाता है। उप प्लस देश उपदेश हो जाता है। और उपदेश में उपसर्ग क्या है? तो उप हो जाता है। फिर उसके बाद परबल, पर प्लस बल क्या हो जाता है? पर बल हो जाता है। ठीक है ना? पर प्लस बल परबल हो जाता है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाता है? इसमें पर हो जाता है। क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका जैसे परबल दे दिया और आपसे क्वेश्चन किया कि आप इसमें उपसर्ग निकालें, तो आपको पता है पर, तो आपका उपसर्ग हो जाता है। उप आपका उपसर्ग हो जाता है। अधि आपका उपसर्ग हो जाता है। अति आपका उपसर्ग हो जाता है। और प्रत्येक, प्रत्यय प्लस एक तो प्रत्येक हो जाता है, और इसमें आपका उपसर्ग प्रति हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोई टफ नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग से, सभी लोग स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपकी बेसिक ग्रामर है। और फिर से मैं कह रही हूँ कि वही चीज़ों को यहाँ पे यानी कि यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना?
अब देख लेते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय मतलब क्या होता है? पास से प्रत्यय और पास से पीछे। पास से देखिए प्रत्यय हो जाता है और पास से आपका पीछे हो जाता है। तो जो शब्द पीछे जुड़कर शब्द में बदलाव करते हैं, अर्थ में बदलाव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं। देख लेते हैं, जैसे देखिए सफल प्लस ता आपका क्या हो गया? सफल प्लस ता आपका सफलता हो गया। अच्छा प्लस ई आपका अच्छाई हो गया। समाज प्लस इक सामाजिक हो गया। अब आपसे अगर मान लीजिए इस तरह ना आए कि सफलता में आपका जैसे सफल प्लस ता तो आपका सफलता हो गया, समाज प्लस एक सामाजिक, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सफलता दे दिया, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन किया गया कि सफलता में प्रत्यय क्या है, तो आपको पता है प्रत्यय मतलब पीछे होता है और पीछे क्या लगा हुआ है? तो ता लगा हुआ है, तो सफलता हो गया। अब आपसे अगर मान लीजिए अच्छाई आ जाती है, अच्छाई आ जाती है और पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अच्छाई में प्रत्यय क्या है, तो आपको पता है ई है, अच्छाई में ई है। और सामाजिक में तो आपका प्रत्यय क्या है? तो इक है। समाज में तो इक है। तो इस तरह से आप प्रत्यय को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि कुछ शब्दों को पहले देख लेते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। अब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग अलग और प्रत्यय अलग। अब यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे अपमानित, तो अपमानित कैसे बना है? अप प्लस मान प्लस इत, अप प्लस मान प्लस इत। तो अब आपका क्या हो गया? उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे, तो अप मतलब आपका उपसर्ग हो जाता है और आपका प्रत्यय मतलब पीछे, तो इत आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और आपका मूल शब्द, क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन बनता है कि आप मूल शब्द बताएं। जैसे मान लीजिए अपमानित आ गया और आपसे पूछा इसमें मूल शब्द बताएं, तो आपको पता है मान होता है, तो मूल शब्द आपका हो जाता है मान। तो अप प्लस मान प्लस इत, तो अपमानित हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, अधार्मिक। तो इसमें आपका उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे, ठीक है ना। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपके माइंड में चीज़ें एकदम से सेट हो जाएं, आप कंफ्यूज भी ना, कहीं पे कंफ्यूजन की भी जगह ना बचे, ठीक है ना। तो उपसर्ग आपका आ हो जाता है, उपसर्ग आपका क्या हो जाता है? अधर्म में उपसर्ग आपका आ हो जाता है और प्रत्यय आपका इक हो जाता है, प्रत्यय आपका इक हो जाता है। और जो मूल शब्द है वो आपका धर्म हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अधार्मिक आ गया, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो आपका मूल शब्द धर्म हो जाता है और प्रत्यय आपका इक हो जाता है और उपसर्ग आपका आ हो जाता है। जब आपको चीज़ें अच्छे से पता होंगी तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं समास। समास को पढ़ते हैं, आप बहुत बार ये चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बचपन से हम लोग सब लोग पढ़ते चले आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं, चीज़ों को न्यू कर लेते हैं, नया कर लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि जो है समास किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। अब इसमें ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे गंगा का जल यानी गंगा जल, राजा पुत्र यानी राजपुत्र, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसमें अविभाव समास हो गया और तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुवीर्य समास हो गया और कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप लोग समझ लें। तो सबसे पहले जो आपका अविभाव समास है इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अविभाव समास, तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो,
क्या लगा हो, उपसर्ग मतलब आगे, तो उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, जैसे यथा, निर, आ, अनु, प्र, प्रति आदि। तो इसकी पहचान क्या है कि जिसमें उपसर्ग लगा हो और कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो आप यथा में कोई चीज़ क्या हटा सकते हैं, देख लें आप। निर में कोई चीज़ हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। आ में आप कोई चीज़ हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। अनु में भी कोई चीज़ नहीं हटा सकते, प्र में भी कोई चीज़ नहीं हटा सकते और प्रति में भी कोई चीज़ नहीं हटा सकते। यानी कि क्या हुआ, ये आपका अव्ययीभाव समास हो गया। और जिसमें क्या हो, जिसमें आपका उपसर्ग हो, जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में क्या है, तो प्रति प्लस दिन, तो इसमें आपका उपसर्ग है ना, तो प्रति आपका उपसर्ग हो गया। और भरपेट में भर प्लस पेट, तो आपका ये उपसर्ग हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी पॉइंट की तरफ, तत्पुरुष समास। इसमें समझ लेते हैं, इस समास में आने वाले कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें क्या होता है, तो लोप होता है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो तत्पुरुष समास के प्रकार, कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्म ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर आदि। अब देखिए ये चीज़ आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और ये आप लोगों की सभी की जबान पे रटा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास को हो जाता है, करण तत्पुरुष समास से हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए हो जाता है, अपादान तत्पुरुष समास से हो जाता है, संबंध तत्पुरुष समास काकी के हो जाता है और अधिकरण तत्पुरुष समास में पर आदि हो जाता है। अब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आ गया गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो आप देखिए गगन को चूमने वाला, अब यहाँ पे को आ गया, गगन को चूमने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास क्या है, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को, अब देखिए यहाँ पे को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया। और ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन, कर्म तत्पुरुष समास ना देकर सिर्फ तत्पुरुष समास ही दे सकते हैं, तो आप वहाँ पे टिक करें। और अगर आपका कर्म तत्पुरुष समास आ जाता है तब भी आप यहाँ पे टिक करें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि गगनचुंबी दे दिया और आपसे क्वेश्चन कर लिया कि इसमें कौन सा समास है, या प्रयोगशाला दे दिया और आपसे क्वेश्चन कर लिया कि इसमें कौन सा समास है। तो कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं उसमें सिर्फ तत्पुरुष समास दिए होंगे और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कर्म तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास, इस तरह से भी ऑप्शन होते हैं। वो जैसे ऑप्शन हो आप उस तरह से आंसर दीजिएगा। उसके बाद द्विगु समास, तो जिन शब्द में पहला शब्द संख्या का है वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे संख्या मतलब त्रिलोक, सप्ताह, दोपहर, तिरंगा, इस तरह से कोई भी पहला शब्द क्या हो, संख्या का है, वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसे समास या विग्रह में शब्दों के बीच से योजक चिन्ह हटाकर, अब देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जैसे सुख और दुख, तो इसमें क्या योजक चिन्ह लगा हुआ है, आगे पीछे इसमें भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ, माता पिता, ठीक है ना, तो माता पिता इसमें भी आपका क्या योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, ये द्वंद्व समास हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बहुव्रीहि समास, तो ऐसे शब्दों का मेल जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, अर्थात जिनमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दें, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो इस तरह आप सोचें कि परिभाषा आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अब देखिए कैसे आएगा इसमें,
पीतांबर यानी पीले वस्त्रों को धारण करने वाला। कौन? तो कृष्ण। यानी जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे मान लीजिए भगवान का नाम आ जाए, कोई भी भगवान का नाम आ जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह से महान चीज कोई, जैसे महावीर, तो महावीर महान है जो वीर, तो किसके लिए आया है? तो हनुमान जी के लिए आया है। और पीतांबर किसके लिए आया है? तो कृष्ण जी के लिए आया है। तो इस तरह ये आपका क्या हो जाता है? ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। उसके बाद कर्मधारय समास देख लेते हैं। इस समास का उत्तर पर प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान है जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, कमल नयन नीलकंठ। क्या है? तो कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी क्या है? कमल के समान नयन, तो यहाँ पे के समान आ गया। और नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पे क्या आ गया? कर्मधारय समास, यानी कमल नयन, कमल के समान नयन, और नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इस तरह कर्मधारय समास हो जाता है। उसके बाद आपका एक कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा आप लोग भी स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों की नज़रों में ना पढ़ी हो, आप लोगों ने ना पढ़ा हो, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करने हैं और ट्रिक वाइज चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा समझ लेते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? तो अर्थ की दृष्टि से संख्या यानी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा को थोड़ा सा और समझ लेते। क्या होता है? जो हमारे आसपास हर चीज़ है वो क्या बन जाती है? वो संज्ञा बन जाती है। जैसे कोई चीज़ है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, कोई भी चीज़ है, आगरा, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, कोई भी चीज़ है वो संज्ञा हो जाती है। और इसमें कितने प्रकार हैं? तो 5 हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं? जैसे नायरा हो गया, आगरा हो गया, यमुना हो गया, यानी किसी वस्तु स्थान का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए नाम ही से पता चल रहा है जातिवाचक संज्ञा। तो जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराए, जैसे नदी, नदियों में क्या हुआ? जितनी नदी है, गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती, जो भी नदियां हैं, तो सारी नदी इसमें आ गई। एक नदी आपने बोल दिया, सारी नदियां इसमें आ गई। लड़की, अब चाहे वो नायरा हो, चाहे और भी कोई हो, जितनी लड़कियां हैं सब एक में आ गई। तो आपका ये क्या हो गया? जातिवाचक। या पर्वत है, जितने भी पर्वत हैं सब पर्वत में आ गए। अब अगर यहाँ पे हम क्या करते, व्यक्तिवाचक में करते, तो किसी एक पर्वत का नाम लिखते, किसी एक लड़की का नाम लिखते, किसी एक नदी का नाम लिखते। लेकिन यहाँ पे जातिवाचक है तो हम नदी बोल दिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी नदी थी वहाँ पे, अब कौन सी नदियाँ थी ये हमने नहीं बताया, तो हमने क्या किया? हमने जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया। अगर हमने कह दिया वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे गोमती नदी थी, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिसमें कोई वस्तु बनती है, यानी कि देखिए द्रव्यवाचक, जिससे कोई वस्तु बन जाए, कोई चीज़ बन जाए। जैसे लोहा, लोहे से कोई हर चीज़ बनती है, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनती है। सोना यानी गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, चांदी, सिल्वर की बात हो रही है, धुआं, पानी, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द यानी जो संज्ञा शब्द समूह के वाचक को बताए, जैसे परिवार हो जाता है, टीम हो जाती है, सेना हो जाती है, तो ये क्या है? समूह में है ना। जैसे परिवार भी एक समूह में है, टीम भी समूह है, टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सेना भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा।
भाव, गुण आदि को बताने वाले शब्द जैसे क्रोध, मिठास, प्रेम, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए संज्ञा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सर्वनाम को देख लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हम, वे। अब जैसे यहाँ पे देखिए संज्ञा में हम अपने आप को क्या कह रहे थे, जैसे नायरा, अब नायरा पढ़ा रही है। अब यहाँ पे क्या, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम वहाँ जा रहे हो, ठीक है। वैसे क्या कहते हैं कि कोई भी किसी का भी नाम लेके कि नाम लेने के बाद जा रहे हैं, या नायरा वहाँ जा रही है। अब क्या है कि तुम वहाँ जा रहे हो, आप, हम, वे, इस ये क्या है, ये आपका सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता खुद के लिए प्रयोग करते हैं वही निजवाचक सर्वनाम है। जैसे स्वयं के लिए प्रयोग करना, खुद के लिए प्रयोग करना, यानी कि देखिए जैसे क्या है, मैं खुद व्याकरण खत्म कर दूंगा आज, यानी कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं खुद व्याकरण खत्म कर दूंगी आज। तो ये आपका क्या हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब अनिश्चय सर्वनाम, तो जिसमें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता, जैसे कोई कुछ भिखारी को दे दो, तो कुछ दे दो, क्या चीज़ दे दो नहीं पता है, कुछ दे दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, ये। अब जैसे पता है तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, तो इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है। किसका, तो दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है, जैसे जो, सो। अब जैसे क्या है, जो करेगा सो भरेगा, या जो पढ़ाई करेगा वही परीक्षा में पास होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है, तो इसमें वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, यानी कि कौन आया था, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। उसके बाद देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसको देखिए समझ लेते हैं। यह पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके क्या हो जाते हैं, ये सर्वनाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे सर्वनाम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग विशेषण पढ़ लेते हैं। विशेषण देखिए क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को देखते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि अगर विशेषता बता रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, विशेषण। देखिए यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, गोरा, गोरी, खट्टा, मीठा। अब क्या है, कोई लड़की सुंदर है तो उसकी विशेषता तो है, गोरा है या काला है तो ये इसकी विशेषता है, खट्टा है या मीठा है तो इसकी विशेषता है, तो ये आपका विशेषण हो जाता है। अब देख लेते हैं विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम की तरह प्रयोग होता है, जैसे वह लड़का सुंदर है। अब गुणवाचक विशेषण, यह संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताता है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाता है। फिर आपका संख्यावाचक विशेषण, यह संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे 10, 20, आधा, प्रत्येक, 100 गुना, यानी कि उसने 10 रुपये में दिए, या उसने हमसे 20 रुपये लिए, या उसने क्या किया, 100 गुना हमको दिया। इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण, तो ये संज्ञा सर्वनाम के परिणाम के बारे में बताते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, ठीक है ना। तो आप लोगों का यहाँ पे विशेषण भी कंप्लीट हो जाता है। और विशेषण क्या है, तो जब विशेषण किसको कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, शब्द को विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद अलंकार को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए आपका क्वेश्चन आता है तो उपसर्ग और प्रत्यय से तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है, समास से भी क्वेश्चन आता ज़रूर है, अलंकार से भी आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको या तो उदाहरण दे दिया जाएगा कि उसको पढ़कर ये बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है ना, इस तरीके से। या देखिए परिभाषा इस तरीके से नहीं भी आती है, लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे एक लिख दिया कि इसमें इस अलंकार की कोई, जैसे यमक अलंकार है तो इस अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु हर बार इसका अर्थ अलग हो। अब बताओ ये कौन सा अलंकार है, तो आपको पता है कि इस अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए मगर उसका हर बार अर्थ अलग हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये यमक अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी कि देखिए आपको तैयार करना है और अच्छे से तैयार करना है, और जब आपका अच्छे से तैयार होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, घुमा के आ जाए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है यमक अलंकार, तो इस अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु हर बार इसका अर्थ अलग हो। जैसे आपका बहुत प्रचलित ये उदाहरण है, कनक कनक तेसो गुनी मात कदा अधिकाय, या खाए बोराए जग व खाए बोराए। अब इसमें क्या है, कनक और कनक, तो एक कनक का क्या अर्थ है, एक कनक का सोना और दूसरे कनक का धतूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही, यानी कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया। अब ये देखिए 2 या 2 से अधिक बार आया, लेकिन क्या है, हर बार इसका अर्थ अलग है। तो पहले का यानी सोना यानी गोल्ड हो जाता है और दूसरे का आपका धतूरा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपकी जो ये उदाहरण है ये आपको दे दिया और आपसे क्वेश्चन कर लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है। उसके बाद श्लेष अलंकार हो जाता है, तो इसमें किसी शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ जुड़े रहते हैं। क्या, तो किसी एक शब्द में एक शब्द बार बार रिपीट हो और उसमें क्या हो, अर्थ अलग हो। तो जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर। तो इसमें देखिए जो पहला पानी आपका है वो जल है और दूसरा पानी आपका क्या है, चमक हो गया, और जो थर्ड नंबर पर आपका पानी आया है वो प्रतिष्ठा हो गई। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो जाता है। यानी कि इसमें किसी शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ जुड़े रहते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ जुड़े हों तो श्लेष अलंकार हो जाता है। उसके बाद उपमा अलंकार की अगर बात की जाए तो इस अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। हरि पद कोमल कमल, यानी कि जो हरि के पद हैं वो कोमल कमल के समान है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि किसी वस्तु की तुलना, यानी किसी इस अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की गई है। तो यहाँ पे हरि पद की तुलना कोमल कमल से की गई है। तो यहाँ पे क्या है, यानी उपमे में उपमान का, तो यहाँ पे क्या है, तो उपमा अलंकार है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। इसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार एक ही शब्द आता है। तो जैसे पानी पी प्यास बुझाया आशा है, यानी कि पानी में पी में पा, प्यास में पा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। और आपका एक और उदाहरण जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बाहु छाय। तो तरनी तनुजा, देखिए तरनी में ता, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल। तो इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रास है। देखिए तरनी में ता, तरनी तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद चलते हैं मानवीकरण अलंकार। इसको भी देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बहुत कम ही इसको पूछा जाता है, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं
जो नहीं आए हुए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आए होते हैं, कुछ क्वेश्चन उस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं, जहाँ अमानव प्रकृति, पशु, पक्षी, निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण होता है, उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या पढ़ा? हम लोगों ने उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? समास पढ़ा, समास के और भी जो रूप हैं यानी जो जितने प्रकार हैं उनको पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा। इस तरह से इन सब टॉपिक को कंप्लीट किया। इसमें से जो कुछ शेष बचे हुए हैं टॉपिक, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और ऐसा ना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच पाए। इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।